हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अनअकैडमी के नीट यूजी के इस प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पर जैसा कि हम अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से ही हम सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस के माध्यम से ही हम अपनी स्पीड बूस्टअप करने की कोशिश करते हैं। और क्वेश्चंस के माध्यम से ही हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि पुराने सालों में पेपर किस तरीके का रहा है, पेपर का नेचर कैसा रहा है। मतलब यहाँ हम मॉडल क्वेश्चंस के साथ साथ ठीक है एनालिसिस भी करते हैं, डिस्कशन भी करते हैं, रिवीजन भी करते हैं और उसके साथ ही साथ पीवाईक्यूज का डिस्कशन भी हो जाता है। ठीक है, तो जो लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, जो लोग रेगुलरली इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, वो लोग इस बारे में अच्छे से जानते होंगे कि हाउ यहाँ क्लासेस कैसे होती हैं। और अभी मैंने पिछले 2-3 दिनों में यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सब लोग इससे कॉप अप कर पा रहे होंगे। तो आज हम लोग कल हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैक्सिमम पोर्शन कवर कर लिया था। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो अभी सुबह वाले सेशन में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पीवाईक्यू पार्ट 3 करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू पार्ट 3 करेंगे तो ऑब्वियसली ये पुराने सालों में जो पुराने क्वेश्चंस हैं, मतलब 2005 से पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे हैं इसमें। ठीक है, उनको भी क्यों ही छोड़ना, उनको भी कर ही डालते हैं। ठीक है, और शाम वाले सेशन में हम लोग मतलब 3 से 4 वाले में आज हम लोग एम्स का पीवाईक्यू करके इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो लेट्स क्रैक नीट यूजी पे मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थ्योरी स्टार्ट कर दिया है कि जिसको थ्योरी में दिक्कत हो वहाँ जाके थ्योरी पढ़ सकता है। ठीक है, मैं कल से स्टार्ट किया हूँ तो 8-10 दिन में पूरा बढ़िया से ख़त्म कर दूंगा। ठीक है भाई, तो लेट्स क्रैक इट। और यहाँ मेरी यही कोशिश होती है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए जाएँ और ये सारे क्वेश्चंस जो अभी मैं पढ़ाऊँगा ये पीडीएफ फॉर्मेट में आप टेलीग्राम लिंक पे जाके ले सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सो प्लीज़ गो थ्रू द टेलीग्राम लिंक, है ना, सारी चीज़ें वहाँ आपको पता चल जाएंगी। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें कर लेता हूँ। जो लोग नए आए हुए हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और इसके साथ ही साथ मेरी ऑल इंडिया रैंक 22 थी CSIR नेट के एग्जामिनेशन में केमिकल साइंसेज में। और पिछले 7 से ज़्यादा सालों से मैं इसी फील्ड में हूँ। 7 से ज़्यादा सालों से मुझे IIT JEE और नीट यूजी के बच्चों को ट्रेन करने का एक्सपीरियंस है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एक्सपीरियंस मेरा कुछ ना कुछ फ़ायदा ही देगा। और इसके साथ ही साथ आपको मैं बता देता हूँ कि आप इस समय जुड़ चुके हैं इंडिया के सबसे अच्छे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से, जो कि है अनअकैडमी। और अनअकैडमी पे आपको मिलती हैं बहुत सारे बेनिफिट्स। तो उन बेनिफिट्स को लेने के लिए आप प्लीज़ गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप अनअकैडमी का लेते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। लाइक आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, डेली लाइव क्लासेस, और वो भी वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स के साथ। मेरा कहने का मतलब है यूट्यूब पे तुमको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, बहुत सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे, लेकिन वेल स्ट्रक्चर्ड डेली लाइव क्लासेस का बहुत महत्व होता है। भाई तुम 10 घंटे में एक साथ सब्जेक्ट पूरा का पूरा नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए तुमको क्या करना चाहिए, गुड मॉर्निंग रवि, गुड मॉर्निंग। ठीक है, उसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़े ना। मतलब भाई एक दिन में अगर मैंने तुम्हें कोई कंसेप्ट बताया है तो उसको तुमको एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम चाहिए। अभी इकट्ठे मैं पूरी केमिस्ट्री बता दूं आज ही के आज, कल तुम फांसी लगा मर जाओ तो क्या होगा भाई, कि इतना सारा तो नहीं पढ़ सकता ना आदमी, एक साथ नहीं पढ़ सकता उतना सारा। तो ये आपको प्लस कोर्सेज में मिलता है और साथ ही साथ लाइव टेस्ट और क्विजेस होते हैं, जिससे आपका सारा का सारा असेसमेंट हो जाता है कि भाई तैयारी कितने हद तक की हो, कितने हद तक नहीं की हो। और आपको अगर कोई लेक्चर गलती से मिस हो जाता है, वैसे मिस करने की कोशिश मत कीजिएगा, अगर गलती से कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो आप डाउनलोडेड वीडियोस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है, सो प्लीज़ गो फॉर दीज लेक्चर्स, गो फॉर दीज प्लस सब्सक्रिप्शंस। आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। यहाँ आपको एक साथ एक ही मतलब नीट यूजी के सारे अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया तो सारे के सारे जो एजुकेटर्स हैं वो एक ही स्क्रीन पे मिल जाएंगे। ठीक है, आप जिससे पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। और प्लीज़ अगर आप सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर के तो गो फॉर एटलीस्ट 2 ईयर सब्सक्रिप्शन, या फिर कम से कम 1 साल के लिए तो जाओ ही जाओ। मेरे ख्याल से 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपके लिए ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। और ये सब के लिए आपको यार EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, आपको एक साथ अगर आपको किसी को 30-32 हज़ार रुपये, भाई सबके लिए नहीं होता कि बहुत सस्ता हो, किसी को 30-32 हज़ार अगर ज़्यादा भी लग रहा है सो आप पर मंथ करके भी दे सकते हो। यहाँ इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं। और साथ ही साथ आप SHUBH कोड अगर यूज़ करते हैं
सो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो इट्स नॉट खराब डील नहीं है, बहुत ही अच्छी डील है। सो प्लीज़ गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन, मेरा सबसे यही कहना है। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर्स, है ना। आज का मतलब आज ये PYQs हमको ख़त्म करने हैं, कोशिश करेंगे जल्दी इसको ख़त्म करने की। टारगेट आज का लेके चलते हैं कि यार 40 से 45 मिनट में इसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। 40 से 45 मिनट में ख़त्म करके फिर शाम वाली क्लास में हम लोग एम्स का PYQ कर देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है कि टू प्रोटेक्ट आयरन अगेंस्ट कोरोजन द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग ऑन इट इज। जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका, जल्दी बताइए भैया क्या आंसर होगा। व्हाट शुड बी द आंसर। कोई जिंक प्लेटिंग बोल रहा है, रवि जिंक प्लेटिंग बोल रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आ जाओ सवाल का जवाब दो। तो याद रखना है इट इज अ फैक्चुअल प्रॉब्लम, इट्स अ फैक्चुअल प्रॉब्लम। जिंक तो नहीं कर सकते यार, जिंक तो कर ही नहीं सकते ना। जिंक लगाओगे तो जिंक तो तुरंत जो है आयरन को रिप्लेस करके हो तो बहुत जल्दी चला जाएगा। इसमें याद रखना है ये चीज कि फॉर आयरन, फॉर प्रोडक्शन ऑफ आयरन, निकल प्लेटिंग सबसे अच्छी होती है। निकल प्लेटिंग, ठीक है, निकल प्लेटिंग इज द आंसर। थर्ड ऑप्शन इज द आंसर, इट इज अ फैक्चुअल प्रॉब्लम, ठीक है, इट इज अ फैक्चुअल प्रॉब्लम, है ना। इसके साथ साथ ई नॉट के अलावा दो तीन और फैक्टर्स होते हैं। जैसे अब ई नॉट की अगर हम बात करें, सो ई नॉट के हिसाब से यार कॉपर सबसे अच्छा होना चाहिए था या टिन अच्छा होना चाहिए था। तो देखो जब हम प्लेटिंग वगैरह करते हैं ना तो हम इनकी ई नॉट के साथ साथ, ई नॉट के हिसाब से तो ये तीनों फेवरेबल हैं, तो ई नॉट के साथ साथ हमको और भी चीज़ें देखनी होती हैं कि इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, कौन सा मेटल ईजिली अवेलेबल होगा, सस्ता होगा। तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए निकल पाया जाता है कि निकल प्लेटिंग इज बेस्ट, निकल प्लेटिंग इज बेस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आयरन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज सेटअप एज। सेल क्या दिया हुआ है तुमको, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ HCl है, इधर HCl कितना दिया हुआ है 0.1 मोलर, और फिर इसके बाद CH3COH, CH3COH है कितना है 0.1 मोलर है। कह रहा है कि इस सेल का, और इधर भी हाइड्रोजन, एक्चुअली दिस इज ये कंसंट्रेशन सेल है, ठीक है। और कंसंट्रेशन सेल का ई नॉट सेल तो जीरो होता है, ई सेल कह रहा है यहां जीरो नहीं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि ई सेल जीरो नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं जीरो है, कह रहा है एसिड्स यूज्ड इन दीज टू कंपार्टमेंट्स आर डिफरेंट। सो भैया अगर मैं डिफरेंट की जगह HNO3 ले लेता, क्योंकि दोनों देखो कंसंट्रेशन दोनों की बराबर है, एसिड की कंसंट्रेशन बराबर है, लेकिन एक्चुअली जो आपका ये सेल पोटेंशियल होता है वो डिपेंड करता है कि आपके आयंस की कंसंट्रेशन क्या है, जो जो डिपॉजिट होने जा रहे हैं या जो ऑक्सीडाइज होने जा रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो यार यहाँ देखो HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, H प्लस आयंस तुमको 0.1 मिलेगा, CH3COH वीक इलेक्ट्रोलाइट है 0.1 है, तो H प्लस आयन जो भी मिलेगा 0.1 मोलर से कम मिलेगा। सो एक्चुअली बराबर ना होने का रीजन, क्योंकि प्रेशर तो बराबर ही है, प्रेशर देखो दिया हुआ बराबर है, सो यानी कि विच फैक्टर इज गवर्निंग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन डिसाइड करेगा कि जीरो होगा या जीरो नहीं होगा। तो जी बराबर होता अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन तो जीरो होना चाहिए था, लेकिन ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से ये H प्लस आयन 0.1 से कम आएगा, 0.1 से कम आएगा, इसलिए जो है क्या होगा तुम्हारा बराबर नहीं होगा, डिफरेंट एसिड होने की वजह से नहीं। क्योंकि डिफरेंट एसिड अगर यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता, HNO3 होता, सेम कंसंट्रेशन लेते तो जीरो आ जाता। क्यों जीरो आ जाता, क्योंकि वही दोनों बराबर होते हैं ना। सो एसिड यूज इन दिस टू कंपार्टमेंट आर, दिस इज नॉट द रीजन ना। EMF depends on molarity of acids use, not molarity of acids, molarity of H plus ions, ठीक है। एंड द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, भैया टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे कंसंट्रेशन तो बदलोगे ना यार, है ना।
सो ये भी नहीं रीजन है। pH of 0.1 molar acid HCl and 0.1 molar CH3 is not same. Why it is not same? Because CH3COH is a weak acid. ठीक है, पूरी तरीके से टूटेगा नहीं, और जब पूरी तरीके से नहीं टूटेगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ठीक है चले आगे। प्राजक्ता खराद सेल गैल्वेनाइजेशन किस में होती है? जब हमको ना प्रोटेक्ट करना होता है प्राजक्ता, जब किसी मेटल को हमको प्रोटेक्ट करना होता है कि वो खराब ना हो, है ना, सो उसमें गैल्वेनाइजेशन करते हैं और प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज मेथड यूज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। ओके, तो पढ़ते हैं हम लोग आगे, बढ़ते हैं हम लोग आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शंस आर। सो यार तुमको ये देखो, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं, ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ओके, अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बाद अगली चीज हमारे पास क्या आती है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बाद हमको अगर सेल पोटेंशियल निकालना होता है, सो कैसे करते हैं? हमको आरपी चाहिए होता है, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा इसका? 0.76 हो जाएगा, ये 0.44 हो जाएगा ना माइनस पे। देखो यार, मेरी आदत है कि जब आप सेल पोटेंशियल के लिए ना कोई एक फंडा अपने मन में क्लियर कर लो, है ना, उसी से तो ये यार सेल क्या हो जाता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड होता है। सो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड करोगे, सो यहाँ कैथोड कौन है? विच वन इज कैथोड? आयरन इज कैथोड। सो कैथोड कितना हो गया? कैथोड हो गया तुम्हारा, कैथोड का हो गया -0.44, और एनोड कितना हो गया? एनोड हो गया तुम्हारा -0.76। सो ये आ गया +0.76 -0.44, कितना आ जाएगा? +0.32। सो +0.32 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? कौन सा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन। सो ये जो सेल दिया हुआ है इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज यार जल्दी खत्म करेंगे हम लोग ना, कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी इस पार्ट को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि देख रहे हो ना इजी क्वेश्चन। अब अरे यार, जब तुमने 150 क्वेश्चन के आसपास तो कर लिया ऑलरेडी, 150 क्वेश्चन के आसपास तुम किसी भी चैप्टर का कर लोगे ना, तुमको हर क्वेश्चन इजी लगेगा। समझ आ रही बात? सर ईएमएफ हमेशा पॉजिटिव होगा, रवि तिवारी। यार देखो, अगर आपको रवि सेल कंस्ट्रक्ट करनी है ऐसी जो फिजिबल हो, है ना, सो अगर तुमको नहीं दिया हुआ है कैथोड कौन है एनोड कौन है, सो यू विल ट्राई टू कंस्ट्रक्ट अ फिजिबल सेल। नॉन फिजिबल सेल कोई भी कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहेगा, लेकिन बाय द वे क्वेश्चन में ऐसा कुछ कंस्ट्रक्ट करके दिया हुआ है जो उसने नॉन फिजिबल कंस्ट्रक्ट करके दिया हुआ है, और कैलकुलेट करने पे वो निगेटिव आ रहा है, तो आप निगेटिव आंसर करके आइएगा। ठीक है, लेकिन जब हम अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि द सेल इज फिजिबल। आई बात समझ में? ठीक है, ईएमएफ हमेशा पॉजिटिव तभी होगा जब आपका सेल फिजिबल हो, है ना, फिजिबल का मतलब स्पॉन्टेनियस हो। देखो कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट मेटल विल बी डिपॉजिटेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट 2 क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइट विद अ करंट ऑफ 10 एम्पीयर फॉर 109 मिनट्स। तो भैया कोबाल्ट को 2+ को अगर तुमको ये करना है, ये वाली रिएक्शन से करोगे, एन फैक्टर कितना आ गया? 2 आ गया, तो सीधा सीधा फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे लगाओगे जेड आई टी, है ना। जेड आई टी का मतलब क्या होता है? ई बाई एफ आई टी। ई बाई एफ का मतलब क्या होता है? एम अपॉन एन फैक्टर इंटू एफ इंटू आई टी। सारी वैल्यूज को पुट कर दो। सारी वैल्यूज को जब हमने पुट किया, सो व्हाट वाज द मोलर मास ऑफ ये तुम्हारा 59, एन फैक्टर कितना था? 2 था। ये कितना होता है? फैराडे कांस्टेंट 96500। ठीक है, आई कितना दिया हुआ है? 10 एम्पियर दिया हुआ है। कितनी देर के लिए ये पास किया गया? 109 मिनट्स, यानी कि 109 इंटू 60। ओके, इतने ग्राम्स आ जाएगा, इतने ग्राम्स आ जाएगा। और इतने ग्राम्स को अगर तुम कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है यार? ये 2 जीरो काट दो, 2 जीरो काट के जरा कैलकुलेटर खोल लेते हैं। कैलकुलेटर खोलने पे पता चला 59 इंटू 109 इंटू 6, है ना, डिवाइडेड बाई 965 डिवाइडेड बाई 2, ये आ रहा है 19.99 ग्राम। सो 19.99 ग्राम से अच्छा इसको 20 ग्राम ना लिख देंगे? सो 20 ग्राम मतलब थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट। इतना 2 घंटा तक तुम इसको पास करोगे, तब जाके ये क्या देगा? तब जाके ये तुमको देगा इसकी इंफॉर्मेशन, 20 ग्राम देगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
कह रहा 5 एम्पियर करंट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट फॉर 40 मिनट, द अमाउंट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड एट द कैथोड, अगेन वही चीज, ठीक है, जिंक 2+ है, जिंक 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये गया इधर, है ना, तो ये जिंक डिपॉजिट हुआ, तो भाई ZIT लगाओ, सीधा सीधा ZIT लगाओ, तो ZIT मतलब एम इसका होता है 65/2 96500 इंटू आई, करंट कितना है 5 एम्पियर है, 40 मिनट के लिए, 40 मिनट का मतलब 40 इंटू 60 सेकेंड, इतने ग्राम हो जाएगा, तो ये काट दो, ठीक है, और ये 2 से ये काट दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 65 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 965, ठीक है, ये आ रहा है 4.04 ग्राम के आसपास आ रहा है, ठीक है, तो यानी कि हमारा ये सबसे नज़दीकी आंसर ये है, सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, 4 ग्राम के आसपास डिपॉजिट होगा इतना करने के बाद, समझ आई बात सबको, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, कह रहा है द मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ऑफ NaCl HCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इतना इतना इतना, ओके, और द मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी, सो यार ये शायद हम लोग एक बार किए थे, इसमें क्या करते हैं, कोलरॉस लॉ लगाते हैं, कोलरॉस लॉ लगाने के लिए क्या करते हैं, CH3COH लिख दो प्लस NaCl लिख दो, है ना, एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लिख दो, तो CH3CONa हो जाएगा प्लस HCl हो जाएगा, तो भैया CH3COH का निकालना है, NaCl का कितना दिया हुआ है, NaCl का 126 है ना, CH3CONa का कितना दिया हुआ है, CH3CONa का दिया हुआ है 91 प्लस 426.16, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यार 400, ये लगभग 500, ये ठीक है, 390.71 वाला ऑप्शन सबसे नज़दीकी है, ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, दिस विल बी द आंसर, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, शायद किए थे हम लोग पिछले किसी सीरीज में, कह रहा है ई नॉट फॉर द सेल, ये वाला 1.1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, log Kc इज इक्वल टू ई नॉट सेल इनटू n डिवाइडेड बाई 0.0591, है ना, तो Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल तुम्हारा 1.1 दिया हुआ है, इस रिएक्शन में अगर देखा जाए तो n की क्या वैल्यू है, n की वैल्यू है 2 और ये हो गया 0.059, है ना, सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल बी गेट, वी विल बी गेटिंग 2.2 डिवाइडेड बाई 0.059, सो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली प्लस 37, ठीक है, लॉग Kc, सो Kc इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 37 कह रहा हूँ, 10 टू द पावर 37, यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, नहीं नहीं मेरी तबीयत सही है, मेरी तबीयत सही है, टेंशन ना लो, ठीक है, 10 टू द पावर 37, एक्चुअली हम थोड़ा सुबह देर उठने वाले आदमी हैं, है ना, तो इसलिए आज तुम लोग को लग रहा होगा रोज 3 से 4 बजे देखते हो ना, हाँ ऐसा किया था क्या, हाँ किया रहा होगा, क्योंकि जानते हो मेडिकल में जो पुराने पेपर्स तुम देखोगे ना उठा के, तो इधर बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो इसलिए वो मिल जा रहे होंगे, अगली बार मैं कोशिश करूंगा ना थोड़ा मॉडल और नए क्वेश्चन लेके आऊं, है ना, चलते हैं आगे, कह रहा है फॉर द सेल रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है ये है, और इधर C2 कंसंट्रेशन है, इलेक्ट्रोन चेंज इन फ्री एनर्जी डेल्टा जी एट द गिवन टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ, सो यार अगर मैं इस रिएक्शन को लिखता हूँ Cu2 प्लस, ये C1 है कंसंट्रेशन प्लस Zn, ठीक है, और ये तुम्हारा Zn2 प्लस है, इसकी कंसंट्रेशन C2 है और ये कॉपर डिपॉजिट हो गया, तो इसके लिए यार जो Q की वैल्यू है वो कितनी आएगी, Q की वैल्यू C2/C1 आएगी, C2/C1 आएगी, और जो तुम्हारा N वैल्यू है वो 2 आएगा, ई नॉट मान लो कुछ ना कुछ होगा, तो ई सेल इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ C2/C1 लिखेंगे ना यार, log of C2/C1 लिखेंगे, सो किसका फंक्शन दिख रहा है, दिस ई सेल इज अ फंक्शन ऑफ, ई सेल इज अ फंक्शन ऑफ, यहाँ वेरिएबल क्या है, ये कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, ओनली दिस वैल्यू इज वेरिएबल ना, सो इट इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, इट इज अ फंक्शन ऑफ log C2/C1,
है ना यार, या ln/c2/c1 कह लो क्योंकि 2.303, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। शायद नहीं, बिल्कुल पक्का पक्का यही करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि C1 प्लस C2 तो होगा नहीं यहाँ, है ना, C2 का केवल अकेला होगा नहीं, C1 का अकेला होगा नहीं भाई, दोनों पे ये म्यूचुअली डिपेंड करेगा ना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, कह रहा है द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 नॉर्मल KCl सोल्यूशन एट ये 23 डिग्री सेल्सियस इज इतना। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या हुआ, कप्पा दिया हुआ है, कप्पा कितना दिया हुआ है 0.012 मो पर सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 55 ओम। तो कह रहा है सेल कांस्टेंट क्या होगा, ठीक है, जी स्टार का मतलब होता है सेल कांस्टेंट। तो आप लोग का ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू होती है तो एकदम स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में जब तुम देखोगे, सो कप्पा इज इक्वल टू होता है जी स्टार, जी स्टार होता है, सो जी स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा बाई जी, और कप्पा बाई जी का मतलब कप्पा इंटू आर, है ना, वाई बिकॉज आर इज इक्वल टू 1/जी। तो कप्पा तुम्हारा 0.012 था और आर कितना था 55 था, तो 55 था तो हो गया काम, है ना, इतने सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करके देखेंगे, सॉल्व करके कितना आएगा, सब वही तो बोल रहा हूँ राज, मतलब एक ही तरीके के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा देखो वेरिएशन। मेडिकल के पेपर सबसे ज़्यादा तुमको अगर वर्सेटैलिटी देखनी है पेपर की तो एडवांस का पेपर देखो, ठीक है, एडवांस के पेपर में मज़ा आता है। मेडिकल के पेपर में क्या है ना, तुम अगर तुमने जो है पिछले 20 साल का पेपर सॉल्व कर लिया, एक बात ध्यान से सुन लेना, अगर तुमने 20 साल का पेपर सॉल्व किया हुआ है ना, 20 साल का पेपर अगर किसी ने सॉल्व किया हुआ है, तो उसको मतलब अभी तक का जो ट्रेंड रहा है, 20 साल का पेपर सॉल्व करके जा रहे हो तो 60 से 70% क्वेश्चन तुमको मतलब एक जैसे मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली वही डेटा आ जाएगा या एग्जैक्टली वही क्वेश्चन उठा के दे देगा, मतलब सिमिलरिटी ऑफ क्वेश्चन 70% से ज़्यादा ही मिलेगी, ठीक है। हाँ एडवांस में इसीलिए देखो, एडवांस का जो पेपर होता है ना उसमें 18 ही क्वेश्चन होते हैं, 18 क्वेश्चन होते हैं, 10 भी क्वेश्चन करके चले आओ तो काम हो जाता है। सो अगर आपको ना कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो गो फॉर द क्वेश्चंस ऑफ एडवांस, और एडवांस का क्वेश्चन कुछ हवा में तीर मार के नहीं सॉल्व होता है। एडवांस का क्वेश्चन तुमको अगर सॉल्व करना है तो तुम मतलब बेसिक्स अपने क्लियर रखो, एकदम बेसिक, जिसका एकदम बेसिक क्लियर है ना वो कर लेगा एडवांस का क्वेश्चन। खैर मेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो मेडिकल के अप्रोच पे ध्यान देते हैं, यहाँ मैं वैसे भी मेडिकल के ही क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूँ तो ताकि आपका एग्जाम से इधर उधर ना जाए, है ना, एग्जाम पे फोकस करते हैं तो यही मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, तुम लोगों ने भी अभी तक, हम लोग कम से कम यार 10 चैप्टर कर चुके हैं, 10 चैप्टर में तुमने ये चीज़ तो देखा ही होगा, 10 चैप्टर में ये ट्रेंड तो तुमने देखा ही होगा कि यार हम अगर 100 क्वेश्चन कर लेते हैं सैंपल में, तो जब हम PYQ करने बैठते हैं तो ऑलमोस्ट सब सिमिलर लगता है ना, या जो है तुम 50 क्वेश्चन PYQ के कर लो, फिर अगले जो 70 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते हैं, वो देखते नहीं हो, समझ समझ रहे हो ना, तो प्लीज ज्यादा से इसीलिए मेडिकल का अगर तुमको पेपर क्रैक करना है ना तो भाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, बहुत हाई लेवल पे गए हो नहीं गए उससे नहीं मतलब है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितने किए रहोगे। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, इसमें सोचना था, इसमें हमको कप्पा के बारे में सोचना, आर के बारे में सोचना है, टाइम लगेगा इसमें भी 1 मिनट लगता है, अगर कोई मतलब ऐसे ही गया, सो के उठ के गया और गया क्वेश्चन सॉल्व करने, खाली वो थ्योरी पढ़ के गया, उसको टाइम लगेगा इसमें, लेकिन जिसने 2 बार ऐसा क्वेश्चन किया हुआ उसको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, समझ आई बात। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस खूब सारी प्रैक्टिस करो, ठीक है, समझ आई बात। चलते हैं आगे, देखो कह रहा है कि फॉर डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ कॉपर, और कॉपर का ये सारा कुछ दिया हुआ है ना, तो ई सेल कितना होगा यहाँ, ई नॉट इज, है ना, सो देखो अगर हम 2Cu+ प्लस Cu को तोड़ें तो एनोडिक रिएक्शन क्या है यहाँ पर, एनोड पे क्या हो रहा है, Cu+ से Cu2+ में जा रहा है, और कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे क्या हो रहा है, Cu+ Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपका जो ई नॉट आएगा, सेल का ई नॉट आएगा, वो क्या आएगा, ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, है ना, ये करेंगे यहाँ पर। तो यार देखो Cu2+ से Cu कितना दिया हुआ है, 0.34 दिया हुआ है, और Cu2+ से Cu+ कितना दिया हुआ है, 0.15 दिया हुआ है। तो 0.15 को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, +0.15,
0.19 आ जाएगा, प्लस 0.19 वोल्ट आएगा। सो द आंसर विल बी प्लस 0.9 वोल्ट। आंसर नहीं है क्या? Cu2 प्लस से Cu कैथोड है, कैथोड क्या है, एक सेकंड रुको, कैथोड आपका यही है, तो Cu प्लस से Cu, अच्छा Cu प्लस से Cu दिया नहीं है, Cu प्लस से Cu दिया नहीं है, लेट मी कैलकुलेट फर्स्ट, है ना, ये नहीं, तो वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट फॉर Cu प्लस से Cu। और वो कैसे करेंगे? लैटिमर डायग्राम से करेंगे। लैटिमर डायग्राम क्या होता है, कल मैंने बताया था। तो यार Cu2 प्लस से ये Cu प्लस और Cu, ठीक है, और ये Cu2 प्लस से Cu, तो Cu2 प्लस से Cu कितना दिया हुआ है? 0.34 दिया हुआ है। Cu2 प्लस से Cu प्लस कितना दिया हुआ है? 0.15 दिया हुआ है। इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो लैटिमर डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 0.34 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.15 प्लस x, है ना। n वैल्यू 1 है, बाकी मैं इस तरीके के क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो। ये हो जाएगा 0.68 इज इक्वल टू 0.15 प्लस x, तो x इज इक्वल टू आ गया कितना? 0.53। और x क्या है? ई नॉट Cu प्लस से Cu है, तो हम सबसे पहले यहाँ से Cu प्लस से Cu कैलकुलेट किए, तो ये आ गया 0.53, और Cu2 प्लस से Cu प्लस कितना दिया हुआ है? 0.15 दिया हुआ है। अब आ गया आंसर, ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 0.38 आएगा, प्लस 0.38 वोल्ट आएगा। सो द आंसर विल बी, कौन सा ऑप्शन? आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। तो इसमें क्या करना था? पहले देखो, कैथोड एनोड था और आपको Cu प्लस से Cu दिया नहीं था, है ना, Cu प्लस से Cu नहीं दिया हुआ था, तो हमको लैटिमर डायग्राम से पहले ये सॉल्व करना था। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन एक साथ छिपे हुए थे, एक तो तुम्हारा ई नॉट सेल निकालने वाला, दूसरा तुम्हारा लैटिमर डायग्राम से दो ऑक्सीडेशन स्टेट का दिया हुआ है, तो तीसरी ऑक्सीडेशन स्टेट का सेल पोटेंशियल निकालने का तरीका। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन एनी रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन डेल्टा जी इज नेगेटिव, है ना, डेल्टा जी इज नेगेटिव मतलब ई सेल इज पॉजिटिव। तो ये दोनों ऑप्शन अगर दिए होंगे तभी आपका सेल क्या होगा? फिजिबल होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन ही सही दिखा रहा है, ये तो होगा नहीं। ई नॉट रेड पे केवल नहीं डिपेंड करता, ई नॉट रेड पे केवल नहीं डिपेंड करता, किस पे? ई नॉट सेल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन कि इट विल बी स्पॉन्टेनियस ओनली व्हेन द सेल, ये डेल्टा जी नॉट ऑफ द सेल विल बी नेगेटिव। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ बेरियम एंड क्लोराइड आयंस आर इतना, equivalent conductance of BaCl2 at infinite dilution. So equivalent conductance of BaCl2 is equal to क्या होता है? equivalent conductance of Ba2 प्लस equivalent conductance of Cl माइनस। कल शायद हमने ये बात की थी कि जो फैक्टर से मल्टीप्लाई वगैरह किया जाता है 2 3, वो सब मोलर कंडक्टेंस में किया जाता है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में आपको ज़रूरत नहीं होती किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करने की, जस्ट जो यहाँ पर आयंस हैं उनके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को डायरेक्टली सम कर दीजिए विदाउट मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग एनीथिंग। सो आपका बेरियम का कितना दिया हुआ है? 127 दिया हुआ है, और इसका कितना दिया हुआ है? 76 दिया हुआ है। सो कितना आ जाएगा? 7 6 13, और ये 1 10, सो 203 ohm inverse centimeter inverse per equivalent. 203 will be the answer. So third option will be the correct one. थर्ड ऑप्शन इस केस में आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ सब लोग समझ पा रहे होंगे। और भाई जिन लोगों ने अभी तक प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, प्लीज गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन एंड यूज माय कोड SHUBH, है ना। इससे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा और भी बहुत सारे प्लस के सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर, देखो रिडक्शन है, सही है, ये भी रिडक्शन है, ठीक है, केप्ट टुगेदर देन अगर Fe2 प्लस Fe3 प्लस एंड Fe ब्लॉक्स को साथ रखा गया है तो होगा क्या? जरा सोच के बताओ, सोच के बताइए क्या होगा इसमें अगर इन तीनों को साथ रख दिया जाए तो, ठीक है।
ये थॉट वाला क्वेश्चन है, सोच के बताइए क्या होगा। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, 30 या 40 सेकेंड्स ले लो, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। राज पक्का हो बी होगा। तो बिल्कुल बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर जब आप ये सारी चीजें देखो, ठीक है, तो यहाँ पर यू विल फाइंड आउट कि Fe3+ का Fe3+ हैव मोर SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Fe3+ का क्या है, ज्यादा है, ठीक है। सो मोर SRP देन Fe2+, Fe2+ से ज्यादा SRP तुम्हारे इसका है ना। सो Fe3+ विल रिड्यूस, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि Fe3+ विल बी डिक्रीजिंग, ठीक है। तो जिसका ज्यादा होगा, है ना, Fe3+ डिक्रीज करेगा, तो ये बनेगा किसमें, Fe2+ में बनेगा। तो यानी कि Fe2+ विल डिक्री इंक्रीज, आई बात समझ में। सो आपका Fe2+ इंक्रीज करेगा, Fe3+ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सो सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। और इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है, वो रीजन है कि आपका इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो मोर नेगेटिव होता है। राज ये नहीं किया था, राज ये क्वेश्चन नहीं किया था हम लोगों ने इस तरीके के, जैसे वो जो कि ये इसको रिड्यूस करेगा वो उसको रिड्यूस नहीं करेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने किया था, ठीक है। Fe2+ इंक्रीज करेगा, Fe2+ इंक्रीज करेगा मोनी, ओके। लेकिन कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो इसलिए इस डिडक्शन का कोई मतलब ही नहीं है ना, ठीक है। Fe3+ डिक्रीज करेगा, ये ऑप्शन हमको सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो वो हम करेक्ट मार्क करके आएंगे। बढ़ते आगे, कह रहा है कि PbO2 PbO में कन्वर्ट हो रहा है। ये क्या हुआ इसका मतलब, PbO2 का PbO में कन्वर्ट होने का मतलब क्या हुआ कि Pb4+ से Pb2+ में जा रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है। लेकिन ये कह रहा है डेल्टा जी निगेटिव, डेल्टा जी निगेटिव होने का मतलब स्पॉन्टेनियस, और कह रहा है SnO2 यानी कि Sn4+ से Sn2+ में जा रहा है, डेल्टा जी पॉजिटिव यानी कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अगर स्पॉन्टेनियस है ये, तो यानी कि ये वाला स्टेबल होगा, और अगर ये नॉन स्पॉन्टेनियस है तो ये वाला स्टेबल होगा, ठीक है। सो ये थर्मोडायनेमिक्स के माध्यम से हम लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। सो ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Pb विल बी +2, है ना, एंड Sn विल बी +4। सो क्या क्या हो गया आपका, Pb+2 एंड Sn4+। तो फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। ये हमने थर्मोडायनेमिक्स से कर लिया। इसको आप लोगों ने वहाँ भी पढ़ा होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि एक फंडा होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसको और किसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट नाम की एक चीज होती है, उसके बेसिस पे भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। क्योंकि लेड क्या है, हमारी कार्बन फैमिली में सबसे नीचे है, बॉटम वाला एलिमेंट, और बॉटम वाला एलिमेंट का जो s इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज नॉट एबल टू टेक पार्ट इन ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से घट जाती है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इस तरीके से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और दूसरा ये आपने थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे एक्सप्लेन कर ही दिया। अगर ये थर्मोडायनेमिक्स का डेटा नहीं दिया होता सो आप इसको इनर्ट पेयर के इफेक्ट के बेसिस पे भी बहुत ही आसानी से बता सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड टू प्रोटेक्ट द ऑफ आयरन इज, क्या होता है भैया बताना जरा। शिप में कोई भी जो बड़ी शिप होती है देखते हो ना,
शिप जो बनाई जाती है उसका जो बॉटम होता है, उसका बॉटम हमेशा किसका होता है? आयरन का होता है। तो तुमको नहीं लगता कि अगर ये आयरन के बॉटम वाली शिप को तुम उतारोगे समुंदर में, और समुंदर क्या होता है? सलाइन वाटर होता है। सलाइन वाटर का मतलब क्या हुआ? वहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स तो कोरोजन की रेट को बढ़ाते हैं, तो ये तो सिंक कर जानी चाहिए जहाज, तो जैसे ही डाला गया एक आध महीने में सिंक कर जाएगी, है ना। लेकिन जहाज तो चलती है बहुत दिनों तक ना, तो ऐसा क्यों होता है? व्हाट हैपेंस? आंसर। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, जल्दी बताना क्या फैक्ट करेक्ट होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वाइट टिन प्लेटिंग कर देते हैं इसकी, ये ज़्यादा अच्छा मेथड होता है। करने को तो हम मैग्नीशियम ब्लॉक से भी कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन क्या होगा, कितने दिन चलेगा? मैग्नीशियम तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसको बोलते हैं ना प्रिफरेंशियल, अरे क्या बोलते हैं, सेक्रीफिशियल एनोड मेथड, वो भी किया जा सकता है, लेकिन वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वाइट टिन प्लेटिंग करते हैं। वाइट टिन प्लेटिंग करने पर वो ज़्यादा दिन तक चलता है, ठीक है। और ये इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। जब फैक्ट बोल दूं तो ज़्यादा बहस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है, हाँ वो तो सेक्रीफिशियल एनोड होता है ना। कह रहा है कि इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl व्हेन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज टेकन then H2 is liberated at cathode while with Hg cathode it forms sodium amalgam, ठीक है। तो सोडियम अमलगम क्यों बनाता है भैया? जब आप इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हो ना, तो एक चीज जान लो पहले, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है, कई ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। एक तो तुम्हारा यही प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज मेथड, प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। दूसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है, समझे ना। तीसरा कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, मतलब और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ये मेन मेन फैक्टर्स हैं जिन पे आपका जो प्रोडक्ट है वो डिसाइड, मतलब वो क्या बोलते हैं, डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो जो मरकरी इलेक्ट्रोड होता है ना, मरकरी इलेक्ट्रोड इज अ काइंड ऑफ बायस्ड इलेक्ट्रोड, है ना। वो बाइसिंग हो चुकी है उसकी किसमें, तुम्हारे दैट इज बायस्ड फॉर तुम्हारा सोडियम, है ना। तो जब भी आप मरकरी इलेक्ट्रोड डालोगे, सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्चार्ज पोटेंशियल, वो क्या करेगा, सोडियम को ही उठाएगा, क्योंकि सोडियम से उसकी क्या बोलते हैं, एफेक्शन ज़्यादा है, ठीक है। वही मैंने तुम लोग को बताया था ना कि आप इंटरव्यू देने जाते हो, कोई पैनल में आपका जान पहचान का बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा आप ऊपर नीचे भी हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। सो अब क्या कह रहा है, तो इसीलिए देखो, तो ये क्यों ये है, क्योंकि मोर वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस H प्लस एट Hg देन Pt। मरकरी इलेक्ट्रोड पे H प्लस को रिड्यूस करने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए होता है, जिसकी वजह से मरकरी किसके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाता है, सोडियम प्लस के लिए हो जाता है। तो जब वो सोडियम प्लस के लिए हो जाएगा तो वो क्या बना लेगा, सोडियम अमलगम बना लेगा, ठीक है। सो दिस इज द रीजन, ठीक है। वही वही सोडियम मरकरी का जान पहचान का कोई बैठा है तो वो दूसरे को तो और ज्यादा ग्रिल करेगा ना, कि हम अपने वाले को क्यों छोड़े, तुमको क्यों ले, तुम और अच्छा हमको परफॉर्म करके दिखाओ, हाँ तुम्हारे मौसा जी, ठीक है। चलते हैं आगे। कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ O2 द मिनिमम EFF रिक्वायर्ड टू कैरी आउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड इज। तो यार हम कल तुम लोगों को बताए थे कि नॉर्मली एल्युमिनियम जब जाता है तो एल्युमिनियम 0 से एल्युमिनियम +3 में जा रहा है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। सो 4/3 के करस्पॉन्डिंग कितने का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। सो इन दिस केस n वैल्यू इज इक्वल टू 4। हाउ दिस इज 4, आप देख सकते हो ना मल्टीप्लाई करके। सो कह रहा है तो हमको सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई वाला फॉर्मूला लगा देंगे, काम हो जाएगा। तो डेल्टा जी कितना दिया हुआ है, डेल्टा जी दिया हुआ है -827 किलो जूल, यानी कि 827 इंटू 10⁻³ जूल, -4। एफ की वैल्यू कितनी है, 96500, ओके। और ई आपको निकालना है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ई है भैया,
ई की वैल्यू क्या करनी है, बस गुणा भाग करना आप तो। ई विल बी, ये माइनस से माइनस काट दो, है ना, 827 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 96500, ये कटा। ठीक है, तो ये जरा कैलकुलेट करके देख लेते हैं, कैलकुलेशन करने पे कितना आता है। कैलकुलेटर 827, ये आ रहा है तुम्हारा 2.14 वोल्ट। तो 2.14 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, 2.14 वोल्ट का मतलब हुआ ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सबको आ गया समझ में फर्स्ट ऑप्शन कैसे करेक्ट हुआ? हम्म सभी लोग क्लियर है? बढ़ते आगे। कह रहा है कि द ईएमएफ ऑफ अ डेनियल सेल, डेनियल सेल आपको ये दी हुई है। डेनियल cell, when the concentration of zinc sulfate is 1 molar and that of CuSO4 is 0.1, the EMF changes to E2. What is the relationship between E1 and E2? इस तरीके का क्वेश्चन कल मैंने कराया था, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने कल कराया था। सो आप इसको कर सकते हो। वैसे एक बार मैं बता देता हूँ कि यहाँ जो Q आएगा, Q मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें, जिंक 2 प्लस डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस आएगा। कैसे आएगा? यू कैन राइट डाउन द सेल इक्वेशन। एन वैल्यू कितनी आएगी? एन वैल्यू आएगी 2, ठीक है। ई नॉट तो कुछ ना कुछ रहेगा ही। सो ई वन जो रहा, ई वन जो था वो कितना था? ई वन वॉज ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ जिंक 2 प्लस का कंसेंट्रेशन, दैट वॉज 0.01 डिवाइडेड बाई 1, है ना, 10 पावर माइनस 2। तो ये आ गया था ई वन इज इक्वल टू ई नॉट प्लस 0.0591। एंड इन द सेकंड केस E2 कितना आया था? E2 उल्टा कर दिए तो यार ये 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो तुम्हारा ये जो आएगा E नॉट माइनस 0.059 आएगा, है ना। सो यहाँ से क्या पता चला? E1 की वैल्यू ज़्यादा है, सो E1 इज ग्रेटर देन E2। ये ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन ये शायद हम लोगों ने कल किया था, ठीक है, E1 is greater than E2. There are the standard EMF of a galvanic cell involving the cell reaction with n is equal to 2 is found to be 0.295 volt at the equilibrium constant for the cell reaction would be। तो यार अभी अभी मतलब बहुत बार हम लोग कर चुके हैं कि log Kc इज इक्वल टू क्या होता है? log Kc इज इक्वल टू होता है n इंटू ई नॉट सेल डिवाइडेड बाई 0.059, है ना यार। तो n अगर आपने 2 रख दिया है, ई नॉट वैल्यू 0.295 रख दी है, डिवाइडेड बाई 0.059 करते हो, तो ये कितना आ जाएगा? इट विल बी कमिंग अप्रॉक्सीमेटली 0.59 डिवाइडेड बाई 0.059, है ना। सो ये कितना आ जाएगा? ये इट विल बी कमिंग अप्रॉक्सीमेटली 10, है ना, 10 आएगा, 10 आएगा। सो तुम्हारा लॉग के सी इज इक्वल टू अगर 10 होता है, सो के सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? के सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 10 हो जाएगा। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। कह रहा है द मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम्ड, है ना, गिविंग ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोडक्शन ऑफ 270 किलोग्राम ऑफ एल्युमिनियम मेटल फ्रॉम बॉक्साइट बाय हॉल प्रोसेस इज। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन हमारा इंक्लूड करता है कितनी सारी चीज़ों को। ये एक तो हॉल प्रोसेस पता होना चाहिए कि हॉल प्रोसेस क्या होता है। दूसरी चीज आपको जो फेरेडेज लॉ है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? इसके लिए आप देखिए, यहाँ कह रहा है कि कार्बन एनोड है जो तुम्हारा, वो कंज्यूम होकर क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। सो इफ इट इज फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, सो यहाँ पर एन वैल्यू कितनी है? एन वैल्यू कितनी है? एन फैक्टर कितना आ गया? 4 आ गया ना, क्योंकि ये 0 से किस में जा रहा है? +4 में जा रहा है। ओके भाई, अब ये अगर +4 में जा रहा है तो आप यहाँ इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। और दूसरी तरफ हॉल प्रोसेस में अगर देखा जाए तो एल्युमिनियम का जो मेटल का प्रोडक्शन होता है ना, उसमें सीधी सीधी बात यार, एल्युमिनियम 3+ से एल्युमिनियम बन रहा होता है। सो एन फैक्टर कितना आता है? एन फैक्टर 3 आता है। तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? E2 मान लो 9 हो जाएगा, है ना। W2 कितना है? 270 kg है। यहाँ पे क्या है? एन फैक्टर इतना आ गया, सो इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा?
इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा, कार्बन का कितना होता है 12/4, 3 ही हो गया। W नहीं पता, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे लगाओ, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे लगाओगे, सो W डिवाइडेड बाई E इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाई E2, so W डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू W2, मतलब 270 डिवाइडेड बाई 9, 3 से 3 कटा, 390, तो ये आ गया W इज इक्वल टू कितना आ गया 90 किलोग्राम। ठीक है, 90 किलोग्राम बोले तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब कि जितनी करंट से तुम लोग हॉल प्रोसेस में क्या कर रहे हो, हॉल प्रोसेस में अगर तुम निकाल रहे हो क्या चीज, क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम प्रोड्यूस कर रहे हो, सो उतनी ही करंट से आप एनोड पे क्या पता कर सकते हो, आप एनोड पे कार्बन को कंज्यूम करा सकते हो। ठीक है, कितनी कार्बन को, 90 किलो कार्बन क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। आई बात समझ में, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कंसीडर द हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शंस। ये सारे के सारे, ये तो एसआरपी दिया हुआ है, ये एसआरपी है, ये वाला है ना, ये क्या दिया हुआ है, ये एसओपी दिया हुआ है, ये एसओपी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, प्लस 1.51 वोल्ट। तो कह रहा है द ई नॉट फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन क्या दिया हुआ है, 3Mn2 प्लस से Mn0 बन रहा है ना, और 2Mn3 प्लस बन रहा है। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। सो भाई फॉरवर्ड रिएक्शन तभी होगा जब ई सेल क्या आ रहा हो, पॉजिटिव आ रहा हो। तो आप पहले देख लेते हैं कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होती है रिडक्शन, सो Mn2 प्लस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Mn। ठीक है, Mn2 प्लस से Mn का कितना दिया हुआ है, -1.18 दिया हुआ है। एनोड पे क्या होती है, एनोड पे यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन, सो Mn2 प्लस से किस में जा रहा है, Mn3 प्लस में जा रहा है ना भैया। तो यहाँ एनोड आपका ये है, सो ई सेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, है ना, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज 1.18 माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, तो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल आप देख सकते हैं प्लस 1 पॉइंट ये है, तो ये हो जाएगा 1.51, तो ये आ गया आपका 962 माइनस ये जो भी सेल दिया हुआ है ये इतना आ रहा है। ठीक है, द ई सेल इज कमिंग आउट टू बी दिस, सो इफ ई सेल, इफ ई नॉट सेल इज नेगेटिव, तो जब ई नॉट सेल नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब हुआ, इट विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस, इट विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस, होगा कि नहीं होगा। सो भैया इसका आंसर होगा -2.69 एंड नो पॉसिबिलिटी, हेंस ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट वन, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट वन। समझ आया सबको फर्स्ट ऑप्शन कैसे करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन कैसे करेक्ट होगा, समझ आया ना, क्योंकि ये जो दिया हुआ था ना, इट वाज व्हाट, इट वाज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और आप जब ई सेल कैलकुलेट करते हो तो आपको क्या निकालना होता है, एसआरपी से करते हो, तो एसआरपी इसका पॉजिटिव आएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। मेरे ख्याल से आज की स्लाइड यहीं की ओवर हो जाती है। ठीक है, सो हम लोगों ने इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 3 कर लिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री PYQ3 डन, ये ओवर हो गया। ओके, तो अब आज का हम लोग का 3 से 4 बजे का जो टाइम होगा उसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एम्स PYQs खत्म करेंगे, और आज लेट्स क्रैक नीट यूजी पे 7 से 8 बजे हम लोग क्या करने वाले हैं, मोलर कंडक्टेंस वेरिएशन, विद कंसंट्रेशन क्या होता है वो देखने वाले हैं। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा हम लोग और क्या करेंगे, इसके अलावा मैं बता दे रहा हूँ 5 जुलाई को सब लोग स्पेशल क्लास में जरूर आइएगा। ठीक है, स्पेशल क्लास में हम लोग नीट 2019, ठीक है, नीट 2019 और 18 का पूरा पेपर डिस्कस करेंगे 4 घंटे मजे से। ठीक है, ये कब यूज करते हैं, से सॉल्व नहीं करेंगे सर, यार देखो मोनी, ई नॉट इज इक्वल, वो NFE वाला तब लगाते हैं जब डेल्टा जी वगैरह दिया होता है, समझी, जब आपको कैथोड और एनोड रिएक्शन दी हुई है, ठीक है,
जब कैथोड और एनोड दिया होता है तो आप वो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से सॉल्व करते हो। ओके, तो प्लीज़ आप आज का ये वाला सेशन यहीं ओवर करते हैं। टेलीग्राम लिंक पे जाके सभी लोग ये वाला पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और इसको तुरंत सॉल्व कर डालिए अभी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अभी हम लोग फिर से 3 से 4 मिलेंगे, ठीक है। 3 से 4 हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एम्स पी वाई की यूज़ करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स कर दीजिएगा। और इसके साथ ही साथ अगर आपने अभी तक प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज़ गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग माय कोड दैट इज़ SHUBH। इससे आपको इंस्टेंट 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ सब लोग जितनी बात कहा हूँ वो आप लोग फॉलो करेंगे। बाकी बातें हम लोग 3 से 4 वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। 3 से 4 अभी फिर से आना है हम लोगों को। तो प्लीज़ आप लोग यार ये कोड ज़रूर शेयर करवाइए, ये कोड ज़रूर यूज़ करके आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, ठीक है, ताकि मैं आगे भी क्लासेस कंटिन्यू कर सकूँ, ठीक है। और 5 जुलाई को जो अपनी स्पेशल क्लास है उसको सब लोग रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा कि उस क्लास में हमको अपीयर होना ही होना है। ओके, सो मिलते हैं 3 से 4, फिर और बातें करेंगे। तब तक आप लोग जाइए डाउनलोड कर लीजिए और ये क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए आज। ओके, सो सी यू एट 3 PM, है ना, इसी प्लेटफॉर्म पे विथ PYQs ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एम्स PYQs के साथ, ठीक है।